नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को हाय सर आलोक यूट्यूब चैनल में। यदि अभी तक आपने हाय सर आलोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। यदि आप फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना भी नहीं भूलिएगा। ये महीने का तीसरा वीडियो है, चूँकि महीने का तीसरा सप्ताह है। इससे पहले 1 से 7 जुलाई और 8 से 14 जुलाई पे 2 वीडियो बन चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं और आज का पहले प्रश्न को लेते हैं। आज के वीडियो का ये पहला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व एनुअली? तो इसका ऑप्शन है 1 जुलाई, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 1 सितंबर। सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व युवा कौशल दिवस की थीम परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है। आइए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? व्हिच प्लेयर वन द मेंस टाइटल ऑफ विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023? तो इसका ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्लोस अल्काराज। स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने इतिहास रचते हुए अपना पहला विंबलडन टाइटल जीत लिया। विंबलडन 2023 के मेंस सिंगल फाइनल में अल्काराज ने दिग्गज नोवाक जोकोविच को हरा दिया। यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। वह विंबलडन मेंस का टाइटल जीतने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अल्काराज ने साल 2022 में यूएस ओपन का खिताब जीता था। तो आइए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, जुलाई 2023 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में किस प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए एक समझौते की घोषणा की? ड्यूरिंग हिज विजिट ऑफ फ्रांस इन जुलाई 2023, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट टू यूज व्हिच मेजर इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम इन फ्रांस? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बी में है RTGS वास्तविक समय सकल निपटान, सी में है UPI एकीकृत भुगतान इंटरफेस, डी में है IMPS तत्काल भुगतान सेवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, UPI एकीकृत भुगतान इंटरफेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई 2023 को पेरिस में बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। बेस्टिल दिवस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बेस्टिल जेल पर हुए हमले की याद दिलाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? इन व्हिच सिटी IIT दिल्ली इज गोइंग टू ओपन इट्स फर्स्ट ग्लोबल कैंपस? ऑप्शन है दुबई, मस्कट, हवाना, अबू धाबी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अबू धाबी। IIT दिल्ली अपना पहला ग्लोबल कैंपस अबू धाबी UAE में स्थापित करने जा रहा है। सितंबर 2024 से बैचलर्स डिग्री कोर्सेज भी शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इससे संबंधित MOU पर अबू धाबी में हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले IIT मद्रास ने भी अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला ग्लोबल कैंपस स्थापित करने की घोषणा की थी। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड IMO 2023 में भाग लेने वाले 112 देशों में से भारतीय टीम कौन सी रैंक हासिल की? What is the rank of the Indian team among the 112 participating countries in the 64th International
मैथमेटिकल ओलंपियाड IMO 2023? ऑप्शन है प्रथम, पाँचवा, नौवां और 12वीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नौवां। भारतीय टीम ने जापान के चिबा में आयोजित 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड IMO 2023 में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। टीम ने 2 रजत 2 कांस्य पदक भी जीते। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? विथ व्हिच कंट्री इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2023? तो इसका ऑप्शन है फ्रांस, इंडोनेशिया, मंगोलिया, थाईलैंड। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगोलिया। भारत और मंगोलिया की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 23 में भाग ले रही है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 17 से 31 जुलाई 2023 तक किया जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत का मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो कि मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है? द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज़ अप्रूव्ड द परचेज ऑफ 26 राफेल सेप्लेन्स फॉर द इंडियन नेवी फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे इसको एयरप्लेन मोड में करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर है और वह 14 जुलाई 2023 को बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता? Who won the bronze medal in ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप? तो इसका ऑप्शन है पृथ्वीराज टोंडीमन, सौरभ चौधरी, विजय कुमार, मनु भाकर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज टोंडीमन। भारत के निशानेबाज पृथ्वीराज टोंडीमन ने इटली में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप का आयोजन लोनाटो इटली में किया जा रहा है। लोनाटो शूटिंग मीट में पृथ्वी टोंडीमन भारत के एकमात्र पदक विजेता है। इससे पहले उन्होंने दोहा में कांस्य पदक जीता था। तो आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है? व्हिच रीजन इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर? ऑप्शन है पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी एशिया। छठा भारत अरब साझेदारी सम्मेलन 2023 12 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में हुआ। भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध है और यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? Who has recently released the National Multi-Dimensional Poverty Index? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। इसके आंकड़ों के अनुसार 2015-16
और 2019-21 के बीच देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर 14.96% हो गई है। उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोगों के साथ गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में कार्लोस अल्काराज ने पुरुषों का खिताब किसे हराकर जीता? हु डिड कार्लोस अल्काराज बीट टू विन द मेंस टाइटल एट द विंबलडन चैंपियनशिप 2023? तो इसका ऑप्शन है रोजर फेडर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। कार्लोस अल्काराज ने 16 जुलाई 2023 को लंदन में विंबलडन चैंपियनशिप का पुरुषों का खिताब जीतने के लिए रोमांचक 5 सेट के मैच में नोवाक जोकोविच को हराया। अल्काराज की जीत ने जोकोविच को उनके कैरियर का 24वां और 2023 में तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने से वंचित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया? इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया द एनुअल बोनालू फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में तेलंगाना, बी में मध्य प्रदेश, सी में असम, डी में सिक्किम। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में विशेष रूप से पुराने शहर के कुछ हिस्सों में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यह फेस्टिवल प्रतिवर्ष हिंदू चंद्रमाह आषाढ़ मास के दौरान मनाया जाता है। बोनालू एक वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद सहित तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह त्यौहार देवी महाकाली को समर्पित है, जिन्हें देवी दुर्गा का एक अवतार माना जाता है। तेलुगु में बोनम शब्द का अर्थ भोजन या दावत से है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो केंद्रीय बैंकों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? Which two central banks signed MOU to promote the use of local currencies for cross-border transaction between India and UAE? तो इसका ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ फेडरल रिजर्व, भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व और यूएई सेंट्रल बैंक, और डी में ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया और यूएई सेंट्रल बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत रिजर्व बैंक और यूएई सेंट्रल बैंक। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 15 जुलाई 2023 को अपनी मुद्राओं में व्यापार निपटान शुरू करने और भारतीय एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को संयुक्त अरब अमीरात के त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म आईपीपी के साथ जोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 14वां है, किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? Which union minister has chaired the regional conference on drugs trafficking and national security? ऑप्शन है एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में गृह मंत्री की उपस्थिति में सभी राज्यों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में 2416 करोड़ रुपए मूल्य की 1,44,000 किलोग्राम से अधिक दवाएं नष्ट की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पारुल चौधरी ने
एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इन विच इवेंट डिड पारुल चौधरी विन द गोल्ड मेडल इन द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023? ऑप्शन है महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेंज, दूसरा ऑप्शन है महिलाओं की 100 मीटर स्प्रिंट, तीसरा ऑप्शन है महिलाओं की लंबी कूद और चौथा ऑप्शन है महिलाओं का गोला फेंक। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 12 से 16 जुलाई तक बैंकॉक थाईलैंड में हुई। चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। यह पदक संख्या 2017 में भुवनेश्वर में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से मेल खाती है। भारतीय एथलीटों ने 9 स्वर्ण सहित 27 पदक जीते थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? Which Australian city has decided not to host the Commonwealth Games 2026? तो इसका ऑप्शन है गोल्ड कोस्ट, दूसरा है पर्थ, तीसरा ऑप्शन है सिडनी और डी में ऑप्शन है विक्टोरिया। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया ने वर्ष 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी न करने का फैसला किया है। विक्टोरिया के प्रीमियर डैन एंड्रयूज ने बताया कि उनका राज्य इसके आयोजन में खर्च होने वाले करीब 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए तैयार नहीं है। 12 दिवसीय कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली मध्य पूर्व के किस शहर में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली इज द प्लानिंग टू सेट अप ए कैंपस इन व्हिच सिटी ऑफ मिडिल ईस्ट? तो इसका ऑप्शन है दुबई, अबू धाबी, रियाद, दोहा। सही आंसर है ऑप्शन बी, अबू धाबी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने 15 जुलाई 2023 को एक समझौता ज्ञापन MOU का आदान प्रदान किया। MOU का उद्देश्य अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली का एक परिसर स्थापित करना है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कांग्रेस लीडर ओमान चांडी हैज़ पास अवे। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व CM ओमान चांडी का निधन हो गया है। वह 79 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह 2004 से 2006 तक और फिर 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। चांडी 18,728 दिनों तक केरल विधानसभा में पुथुपल्ली का प्रतिनिधित्व करने के साथ विधानसभा के सबसे लंबे समय तक सदस्य रहने का रिकॉर्ड बनाया था। चांडी को एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2013 संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व? इसका ऑप्शन है 18 जनवरी, 18 अप्रैल, 18 जुलाई, 18 अक्टूबर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला के जन्मदिन को मनाने और उनके जीवन और विरासत का सम्मान करने के लिए हर साल 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2009 में आधिकारिक तौर पर 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया, जिसका पहला आयोजन 2010 में हुआ था।
आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? इंडिया हैज़ रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विथ व्हिच कंट्री टू डेवलप न्यू जनरेशन मिलिट्री इक्विपमेंट? इसका ऑप्शन है चीन, यूके, फ्रांस, जर्मनी। सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। दीर्घकालिक रोड मैप के हिस्से के रूप में भारत और फ्रांस नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने पर सहमत हो गए हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनैन ने इस बात की जानकारी दी है और इसे विश्वास और मजबूत साझेदारी का प्रतिबिंब बताया है। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान किया गया। हाल ही में भारत के पीएम ने फ्रांस की यात्रा की थी, जहां उन्हें जापान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? वेयर इज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? तो इसका ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पोर्ट ब्लेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पोर्ट ब्लेयर के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 710 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक टर्मिनल अंडमान और निकोबार में कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अनसीडेड फीमेल प्लेयर टू विन द विंबलडन ग्रैंड स्लैम? ऑप्शन है मार्केटा बोंद्रोसोवा, ओन्स जाबेउर, बारबोरा स्ट्राइकोवा, हसीस सुबेई। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्केटा बोंद्रोसोवा। चेक गणराज्य की मार्केटा बोंद्रोसोवा विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी बन गई है। फाइनल मैच में मार्केटा ने ट्यूनीशिया की ओन्स जाबेउर पर 6-4, 6-4 से करारी शिकस्त दी थी। 60 वर्षों में विंबलडन फाइनल में पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला के रूप में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। बोंद्रोसोवा का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। आइए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि अभी तक आपने है सर आलोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत के किस राज्य में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग इन जुलाई 2023, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड द मैक्सिमम डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर? तो इसका ऑप्शन है ए में बिहार, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, सी में ओडिशा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 2015-16 और 2019 के बीच देश में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 24.8% से घटकर 14.96% हो गई है। इस अवधि में लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बच गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य यूटी में है? ये दूसरा बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी हो गया था पोर्ट ब्लेयर में। चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड टर्मिनल ऑफ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन व्हिच स्टेट यूटी? तो इसका आंसर है ऑप्शन है पुडुचेरी, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में
वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटीग्रेटेड टर्मिनल पोर्ट ब्लेयर के इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 710 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से व्यापार में आसानी होगी और क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एयरपोर्ट के टर्मिनल का डिजाइन समुद्र और द्वीपों को दर्शाती एक शंख के आकार की संरचना जैसा दिखता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सेंट्रल रजिस्टर सहारा रिफंड पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहकारिता मंत्रालय। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्र भारतीय संसद के 3 सत्रों में से एक नहीं है? Which of the following is not one of the 3 sessions of the Indian Parliament? तो इसका ऑप्शन है मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, वसंत सत्र, बजट सत्र। तो इसका ऑप्शन सी, वसंत सत्र सही आंसर है। बसंत सत्र 2023 के लिए भारतीय संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ और 11 अगस्त तक चलेगा। भारतीय संसद का मानसून सत्र हर साल आयोजित होने वाले 3 सत्रों में से एक है। अन्य 2 बजट सत्र फरवरी से मई और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट एज पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 80वां, बी में 81वां, सी में 82वां और डी में 83वां। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 80वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नई रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। इस मामले में सिंगापुर ने 1 नंबर पर काबिज जापान को पीछे छोड़ दिया है। नंबर 1 पर काबिज जापान को पीछे छोड़ दिया है। जापान इस बार की रैंकिंग में 3रे स्थान पर है। इस रैंकिंग में भारत 80वें स्थान पर है। भारतीय नागरिक बगैर वीज़ा सिर्फ 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस लिस्ट में चीन 63वें, भूटान 84वें, म्यांमार 89वें, श्रीलंका 95वें, बांग्लादेश 96, नेपाल 98 और पाकिस्तान 100वें नंबर पर स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, GPU का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीन बाय GPU? ऑप्शन है सामान्य प्रसंस्करण इकाई, ऑप्शन बी में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सी में सामान्य प्रयोजन इकाई, डी में ग्राफिक्स प्रयोजन ब्रह्मांड। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU ने समकालीन सुपर कंप्यूटिंग और बड़े पैमानों के डेटा केंद्रों में आवश्यक घटक बनकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के वैश्विक उछाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका उपयोग न केवल गेमिंग के लिए किया जाता है बल्कि एन्क्रिप्शन, नेटवर्किंग और AI प्रोसेसिंग जैसे कार्यों के लिए मूल्यवान त्वरक के रूप में भी काम किया जाता है, जो गेमिंग और पेशेवर ग्राफिक्स में प्रगति में योगदान देता है। अभी तक आपने है सर आलोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, भारत, चीन, सिंगापुर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी ADX 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस रक्षा प्रदर्शनी में
35 देशों की 550 कंपनियां शामिल होंगी। इस 6 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी की शुरुआत 17 अक्टूबर 2023 को होगी। यह प्रदर्शनी का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा, जिसे पहली बार 1996 में आयोजित किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिसने बैडमिंटन में सबसे तेज शॉट का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हु इज़ द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु हैज़ क्रिएटेड ए न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट शूट इन बैडमिंटन? ऑप्शन है ए में चिराग शेट्टी, बी में लक्ष्य सेन, सी में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और डी में प्रकाश पादुकोण। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज शॉट लगाने का नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एक खेल के दौरान अपने स्मैश से 565 किलोमीटर प्रति घंटे की आश्चर्यजनक गति हासिल की। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर पर अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी हैज़ रिटेन्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर एट व्हाट परसेंट? ऑप्शन है ए में 6.3%, ऑप्शन बी है 6.4%, सी में 6.5% और डी में 6.6%। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 6.4%। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान चालू वित्तीय वर्ष के लिए 6.4% और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 6.7% पर बरकरार रखा है। एशियाई विकास आउटलुक के अपने अपडेट में एडीबी ने एशिया में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए इस वर्ष मुद्रास्फीति 3.6% और 2024 में 3.4% रहने का अनुमान लगाया। मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% बढ़ी है। तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियाई विकास बैंक। वैसे एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब इंग्लिश में वही हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन है, 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन को क्या नाम दिया गया है? व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द अलायंस फॉर्म बाय द ऑपोजिशन पार्टीज टू कंटेस्ट द 2024 लोकसभा इलेक्शंस? ऑप्शन है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, ऑप्शन बी में भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया, ऑप्शन सी में है कांग्रेस नेशनल अलायंस सीएनए और डी में है डेमोक्रेटिक विपक्षी मोर्चा ADOF। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया। गठबंधन का गठन सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के खिलाफ 26 विपक्षी दलों ने 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन या इंडिया नामक एक नया संगठन बनाया है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? Where was the third G20 finance ministers and central bank governance meeting held? ऑप्शन है लखनऊ, जयपुर, गांधीनगर, भोपाल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर। भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया गया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की गई? फ्रॉम व्हिच सिटी द विमेंस ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल रैली वॉज फ्लैग्ड ऑफ टू मार्क द 24th कारगिल विजय दिवस? ऑप्शन है नई दिल्ली,
बी में है श्रीनगर, सी में अहमदाबाद, डी में पटना। तो सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारतीय सेना ने 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली से मद्रास तक महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की है। यह रैली इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से शुरू होकर कारगिल युद्ध स्मारक मद्रास नहीं है, द्रास है, द्रास लद्दाख में समाप्त होंगी। इस मोटरसाइकिल रैली को नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली नाम दिया गया। इसको दोस्त मैंने मद्रास पढ़ दिया था क्योंकि मद्रास है नहीं, ये क्या है, द्रास लद्दाख। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया? Which company has launched the world's first generative AI tool for insurance? ऑप्शन है टाटा मैक्स, इन्फोसिस, सिंप्लीफाई, मेटा। तो सही आंसर है सिंप्लीफाई। AI ऑटोमेशन से जुड़ी कंपनी सिंप्लीफाई ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल इंश्योरेंस जीपीटी लॉन्च किया है। यह दुनिया का पहला कस्टम निर्मित जीपीटी टूल है जो नो कोड AI संचालित प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाता है। यदि अभी तक आपने हाय सारा लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने दुनिया भर में लू और चरम मौसम के प्रभाव के बारे में चेतावनी जारी की है? Which organization has issued a worldwide warning about the impact of heat wave and extreme weather? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल IPCC। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने चेतावनी दी है कि लू और चरम मौसम ने यूरोप, अमेरिका और एशिया सहित दुनिया के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों में ट्रायल से छूट दे दी है? Which wrestler has been exempted from the trials for the Asian Games by the Indian Olympic Association? ऑप्शन है योगेश्वर दत्त, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, विजय कुमार। तो ये जो वैसे तो दो है, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, लेकिन इसमें ऑप्शन जो दिया है वही तो होगा ना, और इसका ऑप्शन होगा सी, बजरंग पुनिया। ठीक है, भूपेंद्र सिंह वाजवा के नेतृत्व में भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल और विनेश फोगाट 53 किलोग्राम को 22-23 जुलाई को होने वाले एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है। एशियाई खेल 23 सितंबर से चीन के शहर हांगजू में शुरू होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि आपने 8 से 14 वाला जो करंट अफेयर्स का जो एपिसोड था नहीं देखे हैं तो आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। ये फेसबुक पे भी अवेलेबल है और आपको हाय सर आलोक यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? Who has become the 10th cricketer to play 500 मैचेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, रविंद्र जडेजा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर बन गए हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। सर्वाधिक मैच खेलने के मामले में दूसरे स्थान पर महिला जयवर्धने 652 है।
विश्व क्रिकेट में 500 से अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में 8 खिलाड़ी एशिया से है। वही विराट 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। 1 से 7 तक जुलाई तक जो कि पहला ये सप्ताह था, ये भी वीडियो नहीं देखे तो ये भी आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ टाइड अप विथ व्हिच बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एसोसिएशन टू वेटरन्स आर्टिस्ट्स। तो इसका ये बीच में आ गया है, कोई बात नहीं है। हाय सारे लोग, अभी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन है केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में येस बैंक और डी में पंजाब नेशनल बैंक। तो सही इसका आंसर है ऑप्शन ए, केनरा बैंक। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता के प्रावधान की सुविधा के लिए संस्कृति मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। MOU के अनुसार लाभार्थियों के डेटा को केनरा बैंक द्वारा विकसित किए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। केनरा बैंक एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है, भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार किस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों और टीमों को प्रदान किए गए? भूमि सम्मान 2023 अवार्ड्स वेयर प्रेजेंटेड टू इंडिविजुअल्स एंड टीम्स हु एक्सेल्ड इन व्हिच इवेंट? ऑप्शन ए में है डिजिटल इंडिया शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम, ऑप्शन बी में है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ऑप्शन सी में डिजिटल इंडिया हेल्थ केयर एक्सेस पहल, ऑप्शन डी में है डिजिटल इंडिया कौशल विकास योजना। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों और उनकी टीमों सहित डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वालों को भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया। 41वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इन व्हिच स्टेट विल द 69th एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2024? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में गुजरात, सी में गोवा। सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन गुजरात में किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। यह पहला मौका है जब गुजरात में फिल्म फेयर पुरस्कारों का आयोजन किया जाएगा। इसके आयोजन से राज्य में फिल्म गंतव्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फिल्म फेयर पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है। इसका आयोजन पहली बार 1954 में किया गया था। बढ़ते हैं अब 42वें प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न है, किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता? Which ministry has won the best engagement award for procurement through GEM पोर्टल? ऑप्शन ए में है कोयला मंत्रालय, बी में गृह मंत्रालय, सी में कृषि मंत्रालय, डी में स्वास्थ्य मंत्रालय। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट इंगेजमेंट का अवार्ड जीता है। कोयला मंत्रालय ने ई खरीद इकोसिस्टम में सफलतापूर्वक नए मानक स्थापित किए। कोल इंडिया लिमिटेड को राइजिंग स्टार से सम्मानित किया गया है और NLC इंडिया लिमिटेड को समय पर भुगतान कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। बढ़ते अब 43वें प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC? ऑप्शन है ए में जैसा, बी में सौरभ गांगुली, सी में एहसान मनी, डी में डेविड रिचर्डसन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जैसा।
एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष जय शाह ने 20 जुलाई 2023 को एशिया कप 2023 के कार्यक्रम की घोषणा की। बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। 44वां प्रश्न है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? इन व्हिच कंट्री वॉज द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड? ए में है मालदीव, बी में श्रीलंका, सी में भारत, डी में थाईलैंड। सही आंसर है ऑप्शन ए मालदीव। भारतीय सर्फ टीम ने मालदीव के थुलिसुधु द्वीप में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इस चैंपियनशिप में एशिया के 18 देशों ने हिस्सा लिया था। भारतीय टीम के पुरुष वर्ग में 4 वरिष्ठ सर्फर और अंडर 18 वर्ग में 2 सर्फर शामिल थे। इनमें 6 में से 5 सर्फर तमिलनाडु से थे। भारतीय सर्फिंग महासंघ भारत में सर्फिंग के खेल के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय शासी निकाय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 45वां क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन? ए में विवेक सिन्हा, बी में सतपाल भानु, सी में मुदित चौहान, डी में किशन कुमार। तो सही आंसर है ऑप्शन बी सतपाल भानु। जीवन बीमा निगम LIC ने सतपाल भानु को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले सतपाल भानु भोपाल में भारतीय जीवन बीमा निगम के जोनल ऑफिस के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। 46वां प्रश्न है, सबसे बड़ा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से कहाँ आयोजित किया जा रहा है? Where is the biggest FIFA Women's Football World Cup being organized jointly? ए में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, बी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सी में फ्रांस और स्पेन, डी में ब्राज़ील और अर्जेंटीना। सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सबसे बड़ा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 20 जुलाई 2023 को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गया है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 47वां प्रश्न है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इंडिया हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विथ व्हिच कंट्री फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम? ऑप्शन ए में है ब्राज़ील, बी में जापान, सी में अर्जेंटीना, डी में जर्मनी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी जापान। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए भारत में जापान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा क्वाड भागीदार बन गया है। लगभग 100 सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्रों के साथ जापान सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम वाले टॉप 5 देशों में शामिल है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो से संबंधित अपनी राय जरूर रखें। अभी तक आपने हाय सर आलोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए। वीडियो आप किस विषय पे वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी वीडियो बनाया जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक हाय सर आलोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।